मार्च 2026 में ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया। दुनिया के कुल तेल का 5वां हिस्सा रोक दिया और चेतावनी दी, जो भी जहाज गुजरने की कोशिश करेगा उसे नष्ट कर दिया जाएगा। ईरानी सरकार के लिए ये समय था दिखाने का कि मध्य पूर्व पर किसका नियंत्रण है। लेकिन अगले हफ्तों में जो हुआ वो ईरान की उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। तुर्की, उसने युद्ध में भाग नहीं लिया, न सैनिक भेजे, न ही ईरान पर गोली चलाई। और फिर भी कुछ ही महीनों में वह सदी के सबसे विस्फोटक संघर्ष की सबसे बड़ी विजेता बन गई। इस बीच ईरान, जिसने यह सोचकर होर्मुज को बंद कर दिया था कि दुनिया उसकी मुट्ठी में है, वह घिरा हुआ, अलग थलग और प्रतिस्थापित होकर जागा। यह किस्मत नहीं बल्कि ईरान द्वारा बनाया जाल था। दशकों तक होर्मुज जलडमरू मध्य ईरान के हाथ में सबसे ताकतवर पत्ता थी। ये जलमार्ग सबसे संकरे हिस्से पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है और यहीं से दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कुल तेल का 5वां हिस्सा गुजरता है। कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इन सभी देशों का तेल दुनिया तक पहुंचने के लिए इसी एकमात्र रास्ते से होकर गुजरता है। और जो इस रास्ते को नियंत्रित करता था वो था ईरान। जब भी तनाव बढ़ता था, ईरानी सरकार दुनिया को याद दिला देती थी कि वो क्या कर सकती है। होर्मुज को बंद करना वैश्विक अर्थव्यवस्था को रोकने की धमकी थी जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। लेकिन फरवरी 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरानी क्षेत्र पर समन्वित हमलों के बाद ईरान ने वह फैसला लिया जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रहा था। उसने जलडमरू मध्य बंद कर दिया और चेतावनी दी कि पार करने वाले जहाज़ों पर हमला होगा। फिर वह दुनिया के झुकने का इंतजार करने लगा। दुनिया ने घुटने नहीं टेके, लेकिन ईरान ने एक ऐसी दरार खोल दी थी जिसे वह अब बंद नहीं कर सकता था। होर्मुज को बंद करने के साथ ही ईरान ने एक और कदम उठाया। उसने खाड़ी देशों पर ड्रोन और मिसाइलों की लगातार बौछार की। कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, सभी पर हमला हुआ। ये सिर्फ अखबार की खबरें नहीं थीं, ये असली अलार्म थे। इंटरसेप्शन से रोशन आसमान और रिफाइनरियां थीं जिनमें आपातकालीन सिस्टम सक्रिय कर दिए गए थे। और यहीं से जाल बंद होना शुरू हुआ। ये खाड़ी देशों के लिए नहीं बल्कि ईरान के लिए था। खाड़ी देशों के पास पश्चिमी रक्षा प्रणाली थी, पैट्रियट, थार्ड, महंगी उन्नत तकनीक जो बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने के लिए बनाई गई है। लेकिन ईरानी ड्रोन सस्ते थे, साधारण, ये झुंड में आते थे। ये क्या है? और हर बार जब पैट्रियट कुछ $1000 के ड्रोन को गिराता था तो वह एक ऐसा मिसाइल खर्च करता था जिसकी कीमत कई मिलियन डॉलर थी। यह हिसाब बैठता ही नहीं था और ईरान को यह मालूम था। ईरान नहीं जानता था कि इस असंभव समस्या का हल पहले से ही था, पर वह वहां से नहीं आ रहा था जहां उम्मीद थी। तुर्की ने कुछ भी अचानक नहीं किया था, वह तैयार थी। जब दुनिया ये चर्चा कर रही थी कि युद्ध कौन जीतेगा, तुर्की तब तक समझौते कर चुका था। तुर्की की रक्षा उद्योग ने पिछले कुछ साल असली युद्ध के मैदानों में खुद को आजमाया है। यूक्रेन, लीबिया, सीरिया, असली दुश्मनों के साथ असली संघर्ष। A-15 ड्रोन और तुर्की के एंटी ड्रोन सिस्टम लैब में विकसित नहीं किए गए थे। इन्हें युद्ध के मैदान में निखारा गया है। और जब खाड़ी देशों ने महसूस किया कि वे सस्ते ड्रोन से बचाव के लिए भारी रकम खर्च कर रहे हैं, तो तुर्की का समाधान पूरी तरह से समझ में आया। असेलसान द्वारा निर्मित कॉर्क सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कुछ ही सेकंड में ड्रोन के झुंड की पहचान करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। प्रोग्रामेबल गोला बारूद के साथ और संचालन लागत पश्चिमी सिस्टम्स की तुलना में बहुत कम है। सऊदी अरब ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, कतर ने भी किया है और दोनों ने
तुर्की लेजर हथियारों की तलाश की। निर्देशित ऊर्जा प्रणालियां जो बस एक प्रकाश किरण से ईरानी ड्रोन को जला देते हैं, और वो भी मिसाइल की लागत के एक हिस्से में। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात और आगे बढ़ गया। वे सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करना चाहते थे, वे हमला भी करना चाहते थे। मई 2026 में उन्होंने तुर्की कंपनी बैकार के साथ समझौते किए ताकि उनके बेड़े में पहले से मौजूद A-15 ड्रोन में सटीक बम लगाए जा सके। उद्देश्य स्पष्ट था, ईरानी लक्ष्यों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से नष्ट करने की क्षमता हासिल करना, बिना दुश्मन की रक्षा प्रणाली की सीमा में आए। खाड़ी क्षेत्र फिर से हथियारों से लैस हो रहा था और सभी की नजरें एक ही जगह पर थी, तुर्की। और ये समझना मुश्किल नहीं, तुर्की प्रणालियां जल्दी डिलीवर होती हैं, असली युद्ध में काम करती हैं और इनके लिए सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। ये वो बात है जो पश्चिमी आपूर्तिकर्ता नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ एक बात है जो बहुत कम लोगों ने समझी। तुर्की ने सिर्फ आधी समस्या का समाधान किया है। दूसरी आधी, जो सबसे महत्वपूर्ण थी, इराकी रेगिस्तान में हल की जा रही थी। और यही दूसरा झटका लगा। ईरान ने यह नहीं सोचा था कि होर्मुज को बंद करना खाड़ी को हमेशा के लिए ठप नहीं कर देगा। इससे एक ऐसी चीज तेज हो गई जिससे ईरानी सरकार और भी ज्यादा डरती थी, एक स्थायी वैकल्पिक मार्ग का निर्माण। इराक का विकास परियोजना कई सालों से कागजों पर मौजूद थी। 1000 से 1200 किलोमीटर लंबी रेलवे और सड़क जो बसरा के फाओ बंदरगाह को देश के उत्तर में तुर्की सीमा से जोड़ती है। वहां से तुर्की के लॉजिस्टिक नेटवर्क से सीधे भूमध्य सागर और यूरोप तक। हॉर्मुज बंद होने के बाद ये परियोजना एक आशाजनक विचार से बदलकर राष्ट्रीय तात्कालिक जरूरत बन गई। कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने संसाधन लगाए, शुरुआती चरण का उद्घाटन किया गया और दशकों में पहली बार खाड़ी का तेल दुनिया तक पहुंचने लगा, जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर नहीं जाता था। स्वेज नहर से 10 दिन तेज। कोई युद्ध क्षेत्र नहीं, कोई ईरानी ब्लैकमेल नहीं। ईरान ने दशकों तक अपनी भौगोलिक बढ़त के दम पर ताकत बनाई और कुछ ही महीनों में उसने अपने ही हाथों से इस बढ़त को नष्ट कर दिया। ईरान ने होर्मुज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए उसने दुनिया को यह यकीन दिला दिया कि वह एक ही कमजोर बिंदु पर बहुत ज्यादा निर्भर है। सस्ते ड्रोन से खाड़ी पर हमला करके उसने इन देशों को मजबूर कर दिया कि वे ज्यादा प्रभावी और पश्चिम पर कम निर्भर रहने वाले रक्षा प्रणालियां तलाशे। और जब उसने इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से अलग किया, उसने जमीनी मार्ग का निर्माण तेज किया, जिससे होर्मुज अप्रासंगिक हो गया। ईरान की हर कार्रवाई ने तुर्की की अगली प्रतिक्रिया के लिए बिल्कुल सही वजह तैयार कर दी। ईरान को तुर्की ने घेरा नहीं था, ईरान ने खुद को घेर लिया था और तुर्की ने हर उस जगह पर कब्जा कर लिया जिसे ईरान ने खाली छोड़ा था। ईरान ने दशकों तक होर्मुज को बंद करने की धमकी दी थी, जैसे कि वह उसका निर्णायक हथियार हो। उसने इसका इस्तेमाल कर होर्मुज को अप्रासंगिक करने वाली सड़क का निर्माण तेज कर दिया। ईरान का सबसे बड़ा हथियार तुर्की के लिए मुफ्त प्रचार बन गया। आज स्थिति यही है। खाड़ी देशों के तुर्की के साथ रक्षा अनुबंध है जो दशकों तक चलेंगे। व्यापार मार्ग आसानी से नहीं टूटते। हथियार प्रणालियां दीर्घकालिक निर्भरता लाती है। सोचिए कि 20 साल बाद इसका क्या मतलब होगा। आज किया गया हर रक्षा अनुबंध एक रणनीतिक बंधन है जो सरकारों, पीढ़ियों और संकटों को पार करता है। खाड़ी सिर्फ तुर्की हथियार नहीं खरीद रही है, वो ये चुन रही है कि आने वाले दशकों में वो किसके साथ रहेगी। जो पूंजी पहले मध्य पूर्व में घूमती थी, वो अब तुर्की की ओर जा रही है। और क्षेत्रीय प्रभाव जो ईरान ने वर्षों तक जमा किया था, मिलिशिया, सहयोगी, दबाव बनाने की क्षमता, वो अब कमजोर पड़ रही है। ईरान अब ऐसी दुनिया में है जहां उसका सबसे बड़ा दबाव का साधन निष्प्रभावी कर दिया गया है। उसके पड़ोसी अब उसके खिलाफ हथियार बंद है। एक ताकत
जिसका जिक्र क्षेत्र के रणनीतिक विश्लेषणों में मुश्किल से होता था, अब चुपचाप ईरान की जगह ले चुकी है। ईरान के लिए सबसे बुरा यह है कि यह सब ताकत नहीं बल्कि धैर्य से हुआ। अब सवाल यह नहीं कि क्या ईरान ने प्रभाव खो दिया, सवाल है क्या वह फिर से प्रभाव हासिल कर सकता है। सच्चाई यह है कि ईरान ने जलडमरू मध्य को बंद कर लिया और पूरे महाद्वीप को छोड़ दिया। और आप क्या सोचते हैं, क्या ईरान के पास इस नई स्थिति में खेलने के लिए अभी भी कुछ पत्ते बाकी हैं, या घेराबंदी अब अपरिवर्तनीय हो गई है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर इस सामग्री ने आपके लिए मायने रखे तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो भू राजनीति में रुचि रखता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सही समय है। अगली बार मिलते हैं।